हेलो, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अतः उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये दे दिया गया है आपको इतना 60 डिग्री, ठीक। और कहता है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45, यानी ये जो है ये है 45, तो ये भी कितना होगा 45, ठीक। तो देखिए तब तो ये यदि यहाँ से यहाँ तक 7 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 7। इसको यदि आप x मान लें तो पूरा क्या होगा 7 + x, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 7 + x। अब tan 45 का मान 1 होता है, यानी ये 1, तो ये भी कितना होगा 1। अभी 1 यूनिट का मान 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, और ये 7 है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 होगा। अब tan 60 का मान कितना होता है √3, ये √3 तो ये 1। अब 1 यूनिट का मान 7, तो √3 यूनिट का मान कितना होगा 7√3, यानी ये हो जाएगा 7√3। तब तो पूरा कितना होगा 7 + 7√3, 7 कॉमन, तो ये हो जाएगा √3 + 1, ठीक है। क्या होगा तो √3 + 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे यदि आप परमीकरण कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1, ठीक, यानी 7 × 2/√3 - 1, यानी 14/√3 - 1। तो 14 ये भी होगा ये भी होगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है मानचित्र का पैमाना इतना इतना दिया जाता है, दो नगर मानचित्र में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच की वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे देखिए, तो चूंकि यह 1:3 गुने इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻7, ठीक, और 10⁻7। अब यहाँ पे जो दे दिया गया है दो नगरों की मानचित्र की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए, तो दो नगरों की मानचित्र की दूरी यदि 7 है तो यहाँ पे कितना होगा तो 4 × यहाँ पे मान लीजिए y, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर कीजिए, इसका 1 का 4 गुना है तो इसका 4 गुना कितना होगा 12 × 10⁻7, ठीक है, 12 × 10⁻7, ठीक, ये है आपको। अब यहाँ पे देखिए इतना सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 12 × 10⁻7 बट्टा में 100 मीटर और बट्टा में 1000, ये हो जाएगा अब किलोमीटर, ठीक। तो 3 और 2 5, यानी 12 × 10⁵ हट जाएगा, 7 में से बचेगा कितना 2, ठीक है, यानी कितना होगा 1200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 33। देखिए कहता इतना पर्व 8 वर्ष, यानी कहता है कि वर्षों में 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 8% अर्धवार्षिक है तो रेट आधा हो जाएगा 8/2, यानी कितना होगा 4%, ठीक है। अब यहाँ पे जो है समय की यदि बात करें तो समय जो है यहाँ पे 2 वर्ष दे दिया गया है, तो टाइम जो हो जाएगा 2 का 2 गुना, यानी कितना होगा 4, ठीक है। तो समय जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 4, चूँकि अर्धवार्षिक है तो समय हो जाएगा 2 वर्षों में इतना हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यदि 4% का मतलब कितना होता है 1/25, 1/25, यानी 25 से कितना हो जा रहा है 26, ठीक। तो 25⁴ और 26⁴ रखिए, तो 25⁴ होगा 390,625 और 26⁴ हो जाएगा ये 456976, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इतना का मान दे दिया गया है, देखिए इतना का मान दे दिया गया है, यानी इसका 1 यूनिट, इसका 1 गुना है, ठीक। तो इसी प्रकार आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इन दोनों का अंतर, तो ये हो जाएगा कितना 66,351, ऑप्शन नंबर बी।
अतः एक त्रिकोणीय बोर्ड के कोर इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर है, इसे 8 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट करने का व्यय। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा, कथा कि 8 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय। यहाँ पे 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं तो 12, ठीक है, 12, 35, 37, ये जो है ट्रिपलेट है, 12, 35, 37, तो होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 6×12, ये हो जाएगा 6×5 30, 6×3 18 और 3 21, 210 गुने 8, तो ये हो जाएगा 0, 8 और 2 1680, सी ऑप्शन। फिर कहता है कि मीरा जो है इतना रुपया निकालने के लिए जो एक बैंक गई, उसने जो है 50 रुपये 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो कहता 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो मान लीजिए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या यदि आप x मानते हैं तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना होगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नोट 25 है। तो 100 रुपये 50 रुपया, तो कुल हो जाएगा 50x प्लस 25 माइनस एक्स इंटू कितना 100 बराबर, ये हो जाएगा आपको 2000। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, तो 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट हैं। तो यदि अब x का मान 10 लेते हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, तो कितना होगा 500, ठीक है, प्लस 25 माइनस 10 यानी 1500, ये 1500 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, तो x का मान 10, तो यहाँ पे x माइनस 10 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इसको जोड़िए, 10 5 कितना हो जाता है, 10 और 15 25 भी हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, कहता है कि खेल में 1 रुपये के कितने सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार एक परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात चित या पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखिए, तो कुल परिणाम की संख्या NS क्या होगा, 2 का क्यूब यानी 8, ठीक है। अब हनीफ खेल में जीतने की, ठीक है, अनुकूल कुल परिणाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा या तो हेड 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 यानी तो टेल टेल टेल, ठीक। तो एनी कितना हो गया 2, एनी हो गया 2, ये जीतने का। तो हारने का क्या होगा, 8 माइनस 2 बट्टा में 8 यानी 6 बट्टा में 8, 2 3 2 चौका 3/4, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट है, कहता है कि यदि A 3 2 और B -2 1 त्रिभुज ABC के जो 2 शीर्ष बिंदु हो, इसका केंद्रक दे दिया गया इतना। तो त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष, तो मान लीजिए इस तरह से ABC, A है 3 2 और B है -2 1, ठीक है, और C मान लीजिए x y, और केंद्रक जो है, केंद्रक दे दिया है आपको 5/3 -1/3, ठीक। तो यहाँ पे 5/3 बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, यानी x का मान कितना निकला 4, ठीक है। उसके बाद देखिए -1/3 लीजिए, तो होगा y1 प्लस y2 यानी 2 1 3 प्लस y/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y का मान -4। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिए, एक पहिया एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। पहिए का त्रिज्या, तो पहिया एक चक्कर में 1100 यानी 2πr, ठीक है, बराबर 1100, ठीक है। तो यहाँ से r का मान निकाल लीजिए, तो 11 दूनी 22, तो r का मान कितना होगा, और 2 दूनी 4, तो 25, तो 25
यानी आर का मान जो हो जाएगा ये होगा 175 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। तथा वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। तो 39 का ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। तो वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना जो अक्टूबर 2010 में हुई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांता को नियुक्त किया गया था। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के वर्तमान जो है ये जो है आपको सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 40 है। अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो 40 का होगा बी जननायक। तो अप्रैल 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जननायक उपनाम से प्रसिद्ध हैं। जिसे डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के उपनाम से जाना जाता है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 5वें बिहारी हैं। इससे पूर्व डॉक्टर विधान चंद्र रॉय 1961, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, जयप्रकाश नारायण 1999 और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान 2001 भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट कहता हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस देश में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी बांग्लादेश। तो सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण छोड़ने से इनकार करने के कारण उन्हें हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल भित्ति द्वीप है जो देश के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। फिर यह जो है मूल रूप से टेकनाफ प्रायद्वीप का हिस्सा था, लेकिन डूबने के कारण अलग हो गया। फिर आरक्षण विरोधी आंदोलन हिंसक होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने अपने पद से 5 अगस्त 2024 को इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। बांग्लादेश के आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार का प्रमुख जो मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन हैं। नेक्स्ट कहता यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा बना है? तो सी ऑप्शन मोइदम कब्रगाह। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल मोइदम बंदरगाह है। असम के मोइदम अहोम राजवंश की कब्र का टीला दफन प्रणाली को भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। तो 41वां हो गया शांति निकेतन। 42वां है कर्नाटक स्थित होयसल मंदिर। नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के अवसर पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहली बार सांस्कृतिक संपत्ति जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध किस मिशन से है? तो सी ऑप्शन यानी गगनयान अंतरिक्ष मिशन। हाल ही में खबरों में रहा सखी ऐप का संबंध गगनयान अंतरिक्ष मिशन से है। सखी का तात्पर्य है स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। सखी ऐप को गगनयान अंतरिक्ष मिशन के चालक के संचार कार्यों, स्वास्थ्य निगरानी और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु इसरो और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। कहता है कि अगस्त 2024 में भारत में कौन से नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है, जिससे देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो 85 हो गई है। तो 44 का होगा डी ऑप्शन। तो अगस्त 2024 में भारत में 3 नए रामसर आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें देश में रामसर आर्द्रभूमि की कुल संख्या 85 हो गई है। वह
तवा जलाशय मध्य प्रदेश, नंजरायन पूर्वी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। फिर है कि बिहार जमुई के नागी पक्षी अभयारण्य एवं नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि लंदन में स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये ऑप्शन गुजरात। तो लंदन स्थित वनवेव कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। वनवेव कंपनी 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, पहला गुजरात और दूसरा तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है। कहता है यह साइट जो उपग्रह संचार के लिए सिग्नल और डेटा डाउनलिंक और अपलिंक टर्मिनल के रूप में कम जो विलंबता और उच्च गति पर आधारित कार्य किया जाएगा। 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? 46 का होगा ए, हरियाणा। तो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में 4 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हरियाणा में किया। हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र जोरहाट, असम में शुरू किया गया था। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रम रूप से पहले के बाद के क्रम में लगाएं। 47 का यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। पहले हो जाएगा लखनऊ समझौता 1916, लखनऊ समझौता 1916। उसके बाद हो जाएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। उसके बाद हो जाएगा आपको खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 और असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया 12 फरवरी 1922 को। तो यहाँ पे लखनऊ समझौता 1916 और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मार्च 1919, खिलाफत आंदोलन नवंबर 1919 और असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ। ठीक है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में गरम दल और नरम दल के बीच जो है एकता स्थापित हो गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया। इस अधिनियम के पारित होने के समय मोंटेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड सुधार का वायसराय था, इसलिए इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या जो है मोंटफोय सुधार कहते हैं। फिर नवंबर 1919 में दिल्ली में खिलाफत कमेटी का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। फिर है बिहार प्रांतीय किसान सभा के बारे में गलत, तो बी ऑप्शन। तो यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य था कि उनके अधिकारों पर जमींदारी हमलों के खिलाफ किसान शिकायत को उठाना और भारत के किसानों के आंदोलन को बढ़ावा देना। वो मौका था 1922 में मुंगेर में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किसान सभा का आयोजन किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका प्रथम अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को प्रथम सचिव बनाया गया। कहता कौन से राज्य ने सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार किया था? सी ऑप्शन, हैदराबाद। तो सबसे पहले सहायक गठबंधन प्रणाली को स्वीकार हैदराबाद के निजाम ने किया था। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक प्रणाली थी। सहायक संधि करने वाले शासकों को अंग्रेज की जो अधीनता स्वीकार करना पड़ता था, बदले में सुरक्षा का आश्वासन मिलता था। रक्षा के नाम पर अंग्रेज उस शासक से सैनिक खर्च के लिए धन या
क्षेत्र प्राप्त करता था। सहायक संधि पर वर्ष 1801 में अवध के नवाब को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रणाली के तहत अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा से अधिक क्षेत्र कंपनी को दे देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और क्योंकि वह सहायक बलों के लिए भुगतान करने में विफल रहा। पेशावर बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 में बेसीन में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। कहता है लेखकों में किसने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है? तो J.Z. हॉलवेल ने सबसे पहले ब्लैक होल त्रासदी का उल्लेख किया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज का 1740 में हत्या कर सत्ता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला ने 1756 में राज्याभिषेक करने के बाद शौकत जंग की जो मनिहार के युद्ध में पराजित कर हत्या कर दिया था। फिर है कि अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलाबंदी की, और जिसे नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया, जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। कहता दांडी मार्च, गांधी जी के साथ कितने लोग थे दांडी मार्च में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी 78। तो दांडी मार्च में गांधी जी के साथ 78 लोग थे। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 को जो है नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़ा। गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ 24 दिन में 241 मील यानी 385 किलोमीटर की यात्रा की। 24 दिनों में इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उनके समर्थकों द्वारा प्रतीकात्मक रूप से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। दांडी के तर्ज पर भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अन्य तटीय शहरों और देशों के अंदर झील, तालाब जो है आदि से नमक बनाकर कानून की अवज्ञा किया गया। कदा आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। कथा कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किस समाचार पत्र में आया था? तो संजीवनी। तो राष्ट्रीय आंदोलन में बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले संजीवनी समाचार पत्र में आया था। संजीवनी समाचार पत्र के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम स्वदेशी और बहिष्कार का विचार व्यक्त किया था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो संपन्न एक बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया। ठीक है, बंगाल का पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। ठीक है, बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया। फिर है कि 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत एक दूसरे को राखी बांधकर एकता प्रदर्शित किया। फिर है कि आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन का किसके द्वारा जो है ये शुरू किया गया? सी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। तो आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम संकलन का जो संकलन गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया। गुरु अर्जुन देव
जो है 5वें सिख गुरु ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ के पहले वीर को संकलित किया और इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हर मंदिर में स्थापित किया। बाद में गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें सिख गुरु ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु द्वारा लिखे गए छंदों को जोड़कर तथा दूसरी और आखिरी बार जो है वीर का संकलन किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख का जीवित जो है गुरु घोषित किया। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने। फिर है कि गुरु नानक देव 1469 से 1539 जन्म तलवंडी में हुआ और ये सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। फिर है गुरु नानक देव इन्होंने गुरु का लंगर की शुरुआत की जिसे अस्थाई गुरु अंगद ने कर दिया और वह बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा नेता गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं था? तो सी आर दास। तो सी आर दास गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ मौजूद नहीं थे। वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, मजहरूल हक, कस्तूरबा गांधी आदि शामिल थे। चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला था जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। ठीक है, किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया और यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा उनका शोषण किया गया। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी किसानों की शिकायतों की जांच कर और एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन शुरू किए जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। बिहार के भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो सी गुजरात। तो भारत में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है जिसकी कुल लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी कुल तटीय लंबाई लगभग 132 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। ठीक है, जिसकी कुल तटीय लंबाई है 973.7 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 जो है किलोमीटर और द्वीपों को शामिल करके कुल तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो बी सिक्किम। तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर्स यानी 7 बहनें के नाम से जाना जाता है। तो सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये 7 सिस्टर्स। फिर सिक्किम को पर्यटक का स्वर्ण भी कहा माना जाता है। सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सिक्किम को फल उद्यानों का शहर कहा जाता है। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद देखिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? बी एशिया। गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे। फिर काला हारी मरुस्थल ये बोत्सवाना अफ्रीका मध्य में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल ये सिंकियांग चीन में से।
आटाकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली दक्षिण तकलामकान जो है ये चीन में है, सिंकियांग प्रांत में। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। फिर है कि महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? ये जॉर्ज लेमेत्रे। तो महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्रे था। महाविस्फोट सिद्धांत डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है और महाविस्फोट सिद्धांत को जो विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। एडविन हम्बल ने वर्ष 1920 में ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी प्रमाण प्रस्तुत किए। नेक्स्ट कहता है कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो 59 का होगा बी, जम्मू और कश्मीर। जोजिला टनल जो है प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जोजिला सुरंग परियोजना को जनवरी 2018 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसके निर्माण की शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिला में जो है सोनमर्ग और ट्रांस शहर के बीच स्थित है। जो जिला द्वारा लद्दाख और कश्मीर को जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जो जिला टनल की लंबाई 13.14 किलोमीटर है। इस टनल का काम 2026 तक पूरा करने की संभावना है। फिर है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा राज्य है? तो कर्नाटक। तो भारत का कर्नाटक राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है। बिहार के जमुई में देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% होने का उल्लेख किया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है और भारत में इसके अतिरिक्त झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश राज्यों में भी सोना अल्प मात्रा में पाई जाती है। सोनभद्र में सोना के खान होने की संभावना सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या था? जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। सबसे अधिक सोना उत्पादक चीन देश करता है। सबसे बड़ा सोना का भंडार यूएसए के पास है। ठीक है, यूएसए के पास है और भारत में घरेलू खपत सोना का अधिक है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। कहता दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? 61 का होगा सी, प्रिटोरिया। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में स्थित है। प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी है और ठीक है। उसके बाद है कि केपटाउन दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। केपटाउन। ब्लोम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। फिर है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर जोहान्सबर्ग है। दक्षिण अफ्रीका के मातृभाषा जूलू, कोसा, अफ्रीकांस आदि हैं। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। दक्षिण अफ्रीका में रैंड सोना का खान भी है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रवाक्य है एकता विविधता में और दक्षिण अफ्रीका में 79.3% अश्वेत जनसंख्या है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ए नर्मदा। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से लाभान्वित राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान है। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है जिससे लाभान्वित मध्य प्रदेश और गुजरात हो रही है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। बगलीहाल प्रोजेक्ट जो चिनाब नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर अवस्थित है जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो DVC है जिसकी स्थापना 1948 में हुआ है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। था जब एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम में प्रवेश करती हैं तो यह देखा गया है कि अपवर्तनांक कोण का मान आपतन कोण का आधा है। आपतन कोण का मान होगा तो
यहाँ पे यदि आप गौर करें तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा 2 cos इनवर्स n/2। ठीक है, 2 cos इनवर्स n/2, 2 cos इनवर्स n/2, चूँकि यहाँ पे क्या है तो n बराबर, चूँकि i और अपूर्णांक कोण r बराबर होता है 1/2, तो n बराबर साइन i बट्टा साइन r। ठीक, या फिर n बराबर साइन i बट्टा में साइन i/2। ठीक, तो साइन क्या होगा, i बराबर साइन i/2 इंटू कॉस i/2 और नीचे में साइन i/2, साइन i/2 बच जाएगा 2 cos i/2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 2। ठीक है, n बराबर 2 cos इनवर्स n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तथा पानी की कठोरता को दूर करने में जियोलाइट प्रक्रम में 10% NaCl का घोल प्रवाहित किया जाता है, क्योंकि जियोलाइट नए यौगिक बनाता है जो कि NaCl के साथ पुनः सोडियम जियोलाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। कहता है जियोलाइट प्रक्रम से जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट आदि के द्वारा जल को कीटाणु रहित बनाते हैं। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर किया जाता है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो डी ऑप्शन। तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त समूह यानी O, A, B, AB वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है, इसी कारण इसे यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कहा जाता है। इंडिया में RH प्लस 97% व्यक्ति में तथा 3% व्यक्ति में RH माइनस होता है। तो AB रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से प्राप्त कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म का श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। ठीक है, यदि μr, μv, μy क्रमशः लाल, बैंगनी और नीले प्रकाश के अपवर्तनांक हैं, तो उनके बीच का संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी μv ग्रेटर देन μy ग्रेटर देन μr हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग जो है घटक जितना मुड़ता है, उस रंग का घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। तो μr, μv और μy क्रमशः लाल, बैंगनी और पीले के अपवर्तनांक है, उनके बीच संबंध होगा μv ग्रेटर देन μy ग्रेटर देन μr। प्रकाश के रंग का अपवर्तनांक जो है तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है, उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक तथा लाल रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, प्रकाश के विभिन्न रंगों को प्रिज्म से गुजारने पर विभिन्न रंगों की चाल तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है, और कांच के प्रिज्म से गुजरने पर लाल रंग की चाल सर्वाधिक तथा बैंगनी का न्यूनतम होता है। कहता जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह ए ऑप्शन उपचयित होता है। जब किसी पदार्थ का संयोजन O2 से होता है तो वह उपचयित होता है। क्या होता है, उपचयित। उपचयन अभिक्रिया तो ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, जैसे C+O2 CO2। ठीक है, फिर है कि यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण होता है, और जैसे तत्व Ne, जैसे तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागना, जैसे Na तो माइनस ये हो जाएगा Na प्लस
हाइड्रोजन की संख्या में कमी, जैसे H2+Cl2, ये मुझे मिलेगा 2HCl। ठीक है, तो यहाँ पे H का ऑक्सीकरण होता है। अब किसी यौगिक अणु आयन पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कहता है कौन से पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं? सी, तरबूज और पपीता। तो तरबूज और पपीता पौधे एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, तरबूज और पपीता। तो ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर में से केवल एक ही होता है, उन्हें एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ककरी, ककरी, कद्दू के फूल, पपीता, तरबूज आदि एकलिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऐसे फूल जिनमें पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों होते हैं उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। टमाटर, बैगन, गुलाब, सरसों आदि द्विलिंगी पुष्प। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? तो ए ऑप्शन। तो एक जोड़ी गुर्दे, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। तो मानव उत्सर्जन प्रणाली के गठन में एक जोड़ी गुर्दा, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एकल मूत्र मार्ग शामिल है। मानव उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। मानव में अन्य उत्सर्जी अंग है त्वचा, यकृत, फेफड़ा, आंत। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 से 1.8 लीटर मूत्र का निष्कासन होता है। मूत्र का रासायनिक संगठन तो जल होता है 95 से 96%, यूरिया होता है 2%, लवण 2%, सोडियम क्लोराइड एवं यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन होता है 0.4%। कहता है कि हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कम कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। तो हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके कम कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ सूक्ष्म जीवों, विकिरण, ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते। उदाहरण कांच, प्लास्टिक, BHC, DDT। अजैव निम्नीकृत पदार्थ पर्यावरण हेतु विषाक्त व हानिकारक होते हैं। वे पदार्थ जो पर्यावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही ऊष्मा या सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर